सबसे पहले तो अपना बहुत कीमती समय निकालकर हम सबके बीच आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। मैं अभिषेक जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि अभिषेक जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उसके अलावा मैं जितना इनको जानती हूँ, मैं बहुत समय से हम लोग जुड़े हुए हैं और जब भी मुझे किसी भी तरह की समस्या आई, अभिषेक जी हमेशा खड़े रहते हैं और मैं हमेशा इनके ब्लॉग्स पढ़ती रहती हूँ। द फ्रंट फेस ऑफ इंडिया के फाउंडर और चीफ एडिटर हुए, मैं इनके ब्लॉग्स पढ़ती रहती हूँ आए दिन, जो आपको रेगुलर समाचार पत्रों में मिलेगा और जो बातें उन समाचार पत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं या उसमें नहीं छपने दी जाती हैं, वो बातें कोई बनारस का व्यक्ति ही छाप सकता है, क्योंकि इतना दम तो उसी के अंदर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ कि अभिषेक जी आप अपने परिचय के विषय में और अपनी जर्नी के विषय में पहले सबसे कुछ पहला बताएं। जी, देखा जाए तो परिचय कोई कुछ खास नहीं है। जैसा कि हमारे बनारस में बाबा विश्वनाथ की कृपा से यहाँ हजारों की संख्या में पत्रकार हैं और ढेर सारे पत्रकारों के संगठन भी चल रहे हैं, ढेर सारे मीडिया हाउस भी चल रहे हैं। सभी लोग अपना काम बखूबी ईमानदारी के साथ करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ दबाव, कुछ परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं लोगों को। हमारे साथ वैसा नहीं है। हमने भी काम किया है, कई मीडिया दफ्तरों में काम किया है। वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी किसी प्रेशर के द्वारा खबरों को दबा दी जाती हैं। महिलाओं से रिलेटेड जो खासकर खबरें होती हैं, उसमें किसी घटना दुर्घटना में माननीयों का नाम नहीं आ पाता है। मुझे लगता है कि द फ्रंट फेस ऑफ इंडिया के अलावा आपने डिजिटल न्यूज़ में भी एज एडिटर आप कार्यरत हैं। बनारस में एक प्रतिष्ठित अखबार है जनसंदेश टाइम, उसमें मैं कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। तो इतने सारे समाचार पत्रों में कार्यरत होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है तत्कालीन भारत के लिए और तत्कालीन समाज के लिए? देखिए, जेंडर इक्वलिटी जो है वो मुद्दा तो है ही, खासकर जब देश में चुनाव आते हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उनमें जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे भी अन्य मुद्दों की अपेक्षा उठाए जाते हैं। लेकिन क्या होता क्या है हमारे देश में, ये बस कागजों तक ही सीमित रह जाता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भारत में 21वीं सदी बाबा विश्वनाथ की नगरी में है और हम बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाते हैं। अभी अपने ही शहर की बात कर लेते हैं कि जैसे अभी हमने बताया, मीडिया की बात बताया, तो मीडिया में ही होता क्या है कि क्राइम होता है, अपराध जगत। अपराध में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर रिपोर्टर हैं और बहुत बड़े लोग कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन इसी मीडिया फील्ड में महिलाओं को तवज्जो में क्राइम की फील्ड में तो खासकर उन्हें नहीं भेजा जाता है कि महिला है, ये क्या करेगी। जबकि हमारे ही शहर में दो महिला IPS इस समय वर्तमान में कार्य कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक विषय में, किसी एक स्पेसिफिक विषय में लड़के आ जाए या लड़की आ गई, हम कह नहीं सकते। अच्छा, आप जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में भी हम देखते हैं कि जब भी कोई लड़की जाने का प्रयास करती है तो उसको कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती होंगी। बिल्कुल, समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन सी प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपने जो बताया कि ये लड़की है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे समाज की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि लड़की है। हम बात करते हैं कि लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमने बताया भी कि दो महिला IPS इस समय वर्तमान में हमारे बनारस शहर में कार्यरत है और कई ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो कि अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है। लेकिन इसी बनारस में क्या होता है कि जब भी कोई लड़की जाती है वहाँ पर, तो ये लड़की है क्या करेगी, है ना। जबकि आपने देखा होगा कि टीवी पर भी, चाहे वो कितना ही बड़े प्रतिष्ठित चैनल हो, उसमें लड़कियों को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन वो उन लड़कियों का संघर्ष ही बता पाएगा कि उन्होंने किस संघर्ष से निचले स्तर से शुरुआत करके वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची हुई है। क्या बात है। मुझको लगता है कि जो व्यक्ति नीचे से ऊपर तक पहुंचा है ना, उसी को ये बात पता है कि किस तरह के संघर्ष उसने किए होंगे अपनी लाइफ में और किस तरह की चुनौतियों का सामना लड़कियों को करना पड़ता है। इस पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे समाज में दो समस्याएं सबसे ज़्यादा बड़ी हैं।
पहली समस्या तो ये है कि ये लड़की है, इसे दूर करना होगा। दूसरी समस्या ये है परमिशन, पेरेंट्स के परमिशन कि भी किसी भी काम में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी काम में जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तब तक उसे सफलता नहीं मिल पाती है। वो हर जगह से व्यक्ति ठुकराया जाता है। तो परमिशन सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, माता पिता का सपोर्ट आवश्यक है। कोई भी काम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माता पिता के परमिशन के बिना वो काम न करे तो ही ज़्यादा उचित है। और तभी हमारे समाज से, जब तक माता पिता का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हमारे समाज से लड़की है वाला कॉन्सेप्ट दूर नहीं हो पाएगा। अक्सर देखा गया है, खबरों में भी देखा गया है, अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल पर, टीवी चैनल पर अक्सर खबरें आती हैं कि फला लड़की के साथ ये हादसा हो गया, वह हादसा हो गया। और ऐसे 99% केसेस में देखा गया है कि ये हादसे, ये दुर्घटनाएं उन्हीं लड़कियों के साथ होते हैं जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के कोई काम करती हैं, और उनके साथ दुर्घटनाएं होना निश्चित रहते हैं। मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, शादी कर लो, आज से 10 साल पहले कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि मैं अपने माता पिता के विरुद्ध गई तो गलत किया मैंने? नहीं, आप अपने माता पिता के विरुद्ध कहाँ गए? आपको तो वो करना ही है ना, भले वो कुछ वर्षों बाद करने हैं, लेकिन पहले तो करियर की प्रायोरिटी है ना। वो चीज़ें माता पिता अगर कहते हैं तो माता पिता से ये हमें बैठ करके डिस्कस करना होगा कि माता पिता से हमें बैठ करके डिस्कस करना होगा कि नहीं, हमारे लिए ये चीज़ सही है, हमारे इस काम में मन लगता है। और वो चीज़ें माता पिता को भी समझनी होंगी कि हमारी बेटी के मन में क्या है, हमारी बेटी को क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसके भविष्य के लिए उचित होगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसको थोपना ही है कोई भी चीज़। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें अपने मन से भेदभाव और सारी चीज़ों को, सारी विडंबनाओं को दूर करके पहले अपने बच्चों को समझना होगा कि हमारे बच्चे चाहते क्या हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता को समझना होगा और माता पिता को भी अपने बच्चों को समझना होगा। बिल्कुल। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बिल्कुल बच्चे के बीच में। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़कियों का क्या है कि हम पूरी दुनिया से जीत जाते हैं और अपने घर में आकर ही हार जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा क्या है कि हम बहुत संवेदनशील होती हैं लड़कियां, हम अपने माँ बाप को भी हर्ट नहीं कर सकते और हमें अपने सपने भी जीने हैं। तो इसमें फैमिली का कोऑर्डिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। अभिषेक जी, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। आपको क्या लगता है, फिलहाल अभी भारत का सबसे गर्म मुद्दा मुझे लग रहा है, पहली बार भारत को G20 का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, होस्ट कर रहे हैं हम, ये हमारा सौभाग्य है। G20 के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वुमेन लेड टू डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है कि जो G20 ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, इससे आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, G20 की अध्यक्षता भारत को करना ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और साथ ही सबसे बड़ा गर्व का विषय यह है कि यह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हो रही है। यह कार्यक्रम काशी में हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हालांकि G20 पिछले कई वर्षों से लगातार होता रहा है। इसके बाद इसकी भारत के बाद इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के करने की उम्मीद है। लेकिन जो अभी आपने बात कही है, फिर से दोहराइएगा 1 मिनट। आपको क्या लगता है G20 ने जो एक सब्जेक्ट उठाया है वुमेन लेड टू डेवलपमेंट, उसका भविष्य में क्या क्या फायदा होगा? अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता था तभी G20 में सम्मिलित हुआ है, साधारण सी बात है। लेकिन इससे क्या लगता है आपको? हालांकि काम तो बहुत टाइम से हो रहा है डेवलपमेंट पे, वुमेन डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, पर इस बार जो G20 एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पे जो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि आप जर्नलिज्म से हैं, आप धरती को जानते हैं, आप बस ये देखिए, बदलाव तो बहुत समय से हो भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं, धरातल पर भी दिख रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा जो शुरू में मैंने कहा था कि सारी चीज़ें केवल कागज़ तक सीमित न रहें। जो हम बातें करें वो अपने दैनिक जीवन में भी लाएं। कि जो सरकार ने जो आदेश दिया है या सरकारें जो कहती हैं, किसी भी महिला आधारित कार्यक्रम में जो बातें कही जाती हैं, बड़ी उच्च शिखर पर पहुंची महिलाएं जो बातें कहती हैं, सुनने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें कि लड़का और लड़की में भेदभाव मिटाएं। क्योंकि हमारे देश की जो पहली महिला है, भारत की जो राष्ट्रपति है, वो भी एक महिला ही हैं।
तो बदलाव तो निश्चित होने हैं। जी पहले भी बदलाव होते रहे हैं, अब G20 में ये मुद्दा उठा है तो G20 के जरिए भी बदलाव होने हैं और बड़े पैमाने पर ये बदलाव होने हैं। बिल्कुल, हम भी इसी की मनोकामना करते हैं, क्योंकि बातचीत तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से, जिस एक्सेलरेशन से चेंजेस होने चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दिए। क्योंकि हम लड़की हैं तो हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि बदलाव कितना हो रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ है। लेकिन फिर भी हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो G20 जैसे बड़े वैश्विक स्तर पे, वैश्विक सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया, हमारी आवाज़ को उठाया गया, मुझे लगता है कि इससे फायदा होना चाहिए। और इसी के साथ मुझे लगता है आज का कार्यक्रम हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि आरती का भी समय हो रहा है और हमें किसी की भक्ति में, किसी की शक्ति में बिल्कुल भी विघ्न नहीं डालना है। आने वाले समय में भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार द गहनी का और खुशी की उड़ान का, इतने अच्छे मुद्दे, इतने अच्छे मंच पर हमें आमंत्रित करने के लिए, और आने वाले समय में भी हम लोग जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। द गहनी और खुशी की उड़ान टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा और उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग महिलाओं की थीम पर, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।